सत श्री अकाल, नमस्कार. Welcome to AYG Tutorials. I am CA Ashish Jindal who will teach you a very interesting subject called auditing. चलिए जी, without wasting any time, we should be starting our subject now. देखिए जी, इन लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था. लास्ट क्लास में सर, लास्ट क्लास वाज लिटिल ट्रिकी क्लास वेयर वी understood the meaning of material misstatement and there were some types of opinion which I told you. हमने opinion की types सीखी थी एंड मटीरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में सीखा था. चलिए जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको वो अच्छे से 100% क्लियर नहीं हुआ होगा एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको फर्स्ट क्लास में वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं, बट आई रियली वांट कि आप सब लोगों को वो चीज़ें 100% क्लियर हो. तो इस कारण से सबसे पहले हम आज की क्लास में जो रिवीजन है सबसे पहले उसी से स्टार्ट करेंगे. देखिए जी, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, मैंने कल आपको 2-3 मीनिंग समझाए थे, तो सबको सबसे पहले मुझे ये बताओ, मिस स्टेटमेंट का मीनिंग इज इट. सबको मिस स्टेटमेंट का मीनिंग याद है? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट? ये जो मीनिंग है ना, 4-5 जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जब तक हमें इनके मीनिंग क्लियर नहीं होते हैं अच्छे से, तब तक वी कैन नॉट मूव फर्दर. तो आई रियली वांट कि आप सब लोगों को ये मीनिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर हों. सो व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट? देखो जी, हमने क्या सीखा था सर कि जो, चलो एक बार दोबारा से बताते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं सर किसी भी एंटिटी की, एंटिटी का मीनिंग सबको पता है कि सर जो कोई भी एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस प्रोवाइड की गई है. किसके द्वारा? कानून के द्वारा. जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं कि सर कंपनीज के केस में हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको आप इंड एएस बोल देते हो, इंड एएस लगते हैं सर. अच्छा, शेड्यूल 3 लगता है सर, क्योंकि हमें ये कानून ने बोल दिया कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इसी फॉर्मेट में बनेंगे, वो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनेंगे. अच्छा, मैंने और भी आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि ऐसे कानून जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि मैंने बोला था जीएसटी कानून. जीएसटी से हमारे पास आईजी, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन होती है, टैक्स पेएबल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो सारा कौन बताएगा सर? जीएसटी का कानून बताएगा. हमें सीजीएसटी में इनपुट लेना है, आईजीएसटी का जो इनपुट है उसको किससे सेट ऑफ करना है, सीजीएसटी का जो आउटपुट है उसको कौन से इनपुट से सेट ऑफ कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको जीएसटी कानून बताता है, जो कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट डालता है. अच्छा, और हमने क्या एग्जांपल सीखी थी सर? इनकम टैक्स की. सर इनकम टैक्स की प्रोविजंस बनानी होती है हमें, कानून का जो हमारा P&L है वहां पे हमको इनकम टैक्स की प्रोविजंस बनानी होती है. तो वो कौन बताता है सर? कैसे बनाएंगे हम सर? हमारा जो इनकम टैक्स का कानून है, इनकम टैक्स 1961, ये हमें बताएगा कि कैसे कितना टैक्स लगना है आपके ऊपर, पीजीबीपी की कैलकुलेशन कैसे करनी है. तो एवरीथिंग इज बीइंग टोल्ड बाय लॉ. तो हमें कानून के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि ये जो सारे क्या होते हैं, इन सारी चीजों को क्या बोले. यहाँ पे अभी सिर्फ ये एग्जांपल्स हैं, अभी बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हमें स्टडी करने पड़ते हैं, हमें उनकी नॉलेज जरूरी है क्योंकि वो इम्पैक्ट डालते हैं. तो ये सारे कानून को, जिसको हम बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फ्रेमवर्क. ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क. और जब हम बोलते हैं कि अगर ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट डाले, तो हम बोलेंगे वो वाले कानून को क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. अच्छा, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं कुछ, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के अकॉर्डिंगली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए. दिस शुड बी देयर. हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं वो कैसे होनी चाहिए सर? वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए. अच्छा, अब आपको पता है जब भी आप कभी भी कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज पढ़ोगे, वहां पे हमेशा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के आगे
एक वर्ड लिखा होगा, वो क्या होगा? चलो जी आज आपको वो भी चीज समझा देते हैं। देखो FRF, जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि FRF लिख दो काम खत्म। नहीं, FRF के आगे एक वर्ड होता है, दैट इज एप्लीकेबल। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको इसका मतलब ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि हमने एंटिटी का मीनिंग बहुत अच्छे से सीख चुका, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब मुझे ये बताओ कि हर एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हर एक एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। अब जैसे कंपनीज एक्ट है, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? वो सिर्फ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो क्या अगर कोई सीए है, फॉर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलो इसकी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो एक सीए है मिस्टर, चलो लगा लो मिस्टर ए। मिस्टर ए इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज गोइंग टू डू द ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। वो किसी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया हुआ है, अपनी जो बैलेंस शीट है और जो P&L है वो कैसे बना रखे हैं? सपोजिंगली टी फॉर्म में उन्होंने अपने जो बैलेंस शीट्स एंड P&L बना रखे हैं। अब ये जो सीए है ना मिस्टर ए, ये है बहुत होशियार। ये कहते कि आपने तो बैलेंस शीट एंड P&L गलत बना रखे हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली बनाने चाहिए थे। शेड्यूल 3, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो ये बोलते हैं कि आपको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए थे। तो आपने तो ये जो टी फॉर्मेट में बनाया है ना, ये गलत है, आपको ऐसे बनाना चाहिए था, पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर आपको इनकम कैलकुलेट करनी चाहिए थी, फिर एक्सपेंस कैलकुलेट करना चाहिए था, A, B ऐसे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो मिस्टर ए है ये बात सही कर रहे हैं? आंसर इज नो, मिस्टर ए इज रॉन्ग। क्यों गलत है वो? क्योंकि मिस्टर ए को यही नहीं पता कि सर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है उसमें कंपनीज एक्ट नहीं आता। तो कंपनीज एक्ट इज नॉट एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर किसके लिए? पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो आपको कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखने हैं? जब भी आप किसी भी एंटिटी का ऑडिट करने जाओ तो हमें देखना चाहिए वो वाले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल है। अब पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन से कानून एप्लीकेबल हो जाएंगे? सर जीएसटी तो सब पे सेम है, उसके लिए तो पार्टनरशिप फर्म हो चाहे इंडिविजुअल हो तो उसकी प्रोविजंस विल बी सेम, ठीक है। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स की सर चेंज हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट और कंपनीज के लिए इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। आप सब लोगों को इनकम टैक्स की नॉलेज मेरे से बहुत अच्छी है। तो ये चीज मेरा समझाने का मतलब क्या था? मेरा समझाने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज जो कि रेलेवेंट एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, हमें उनका कंप्लायंस चेक करना होता है। तो आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो चुकी है। चलो, हम क्या कर रहे थे? मिस स्टेटमेंट के बारे में। तो अब हमें क्या देखना है? मिस स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एप्लीकेबल, अब मैं वर्ड एक एडिशन में यूज करूंगा एप्लीकेबल, अब सबको उसका मीनिंग पता चल चुका है ना। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली जैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए थी वैसी अगर नहीं है मतलब इफ देयर इज एनी डेविएशन, अगर वहां पे कोई डेविएशन है कि हमारा जो कानून एप्लीकेबल कानून है वो तो कुछ और कह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और होनी चाहिए थी, बट हमने एक्चुअल में क्या कर दिया? कुछ और कर दिया। तो इफ देयर इज एनी डेविएशन then we'll call it as a misstatement, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, देयर इज अ मिस स्टेटमेंट। तब फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? जब आप एक बार मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका काम क्या होता है कि वो देखना कि क्या ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ऑडिटर होता है उसको अपना एक ओपिनियन तैयार करना होता है रिपोर्ट के ऊपर। ही डेफिनेटली
obviously it is very much compulsory for an auditor to prepare a report. तो when he prepares a report he has to provide his opinion therein. तो जब वो अपना opinion बनाता है तो वहां पे उसको mention करना पड़ता है कि whether the financial statements are true or fair or not. तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं, उनको लगता है कि अगर मिस स्टेटमेंट है तो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन जाएगा. आंसर इज, बच्चे क्या कहते हैं, आंसर इज नो सर. वो कुछ नहीं सोचते कि सर मटेरियल है या नहीं है. नहीं, तो आप लोगों को क्या सोचना है, सबसे पहले तो ये बताओ जो जो मिस स्टेटमेंट्स आपने फाइंड करी हैं, क्या ये देखो, ये सारी चीजें मैं आपको दोबारा डिटेल में समझाऊंगा ऐसे नंबर 450 में. आई थिंक ऐसे 450 आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये हम करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड. बट अभी आप इसको अच्छे से समझें. तो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन, अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछें, अपने पीयर्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछें कि ट्रू एंड फेयर ओपिनियन किस केस में दिया जाता है, वो बोलेंगे ना जब आपको कोई मिस स्टेटमेंट ना मिले. तो ये बिल्कुल आंसर गलत है. इट इज अ रॉन्ग आंसर. आप क्या बोलोगे, अगर कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो मटीरियल नहीं है, देन वी विल डेफिनेटली गिव ट्रू एंड फेयर ओपिनियन ना. क्योंकि ट्रू एंड फेयर ओपिनियन कब दिया जाता है, व्हेन देयर इज नो, व्हेन, आप इस चीज को प्लीज लिख के रखिए कहीं, व्हेन ट्रू एंड फेयर ओपिनियन इज गिवन, व्हेन देयर इज नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी को नहीं पता है ये चीजें. अच्छा सर, व्हेन देयर इज अ मिस स्टेटमेंट, तो मेरा एक क्वेश्चन है, if Mr. A CA has found a misstatement but that is not material misstatement, which opinion should be given? बताइए जी, कौन सा ओपिनियन देना चाहिए? आंसर क्या होगा सर इसका आंसर होगा डेफिनेटली सर ट्रू एंड फेयर. आज हम इस फेयर का मतलब भी सीखेंगे क्या होता है. ट्रू एंड फेयर ओपिनियन आपको देना पड़ेगा. अच्छा सर, अगर मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो गई है तो, इफ देयर इज अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट देन हम क्या करेंगे. अच्छा, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो आपको क्या करना पड़ता है, देखो जी सर, उसके लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ती है. क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट परवेसिव है? परवेसिव का मतलब क्या होता है कि सर बहुत ज्यादा है, मतलब एक ही आइटम में नहीं है, बहुत ज्यादा मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कर रखे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल गड़बड़ है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, परवेसिव है, हर जगह है. ठीक है. और एक हम क्या कह सकते हैं, परवेसिव नहीं है. अगर तो परवेसिव है तो हम क्या कहेंगे सर, इसको क्या, कौन सा ओपिनियन दे दो सर, एडवर्स, बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और अगर परवेसिव नहीं है, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट नॉट परवेसिव, तो कौन सा ओपिनियन देंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन, या फिर इसको क्या बोलते थे, क्वालिफाइड ओपिनियन. अच्छा, आपको एक मतलब बताऊं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड. सर क्वालिफाइड तो तब बोलते हैं ना जब कोई पर्सन, जैसे हम बोलते हैं हमने क्वालिफिकेशन करी है, तो क्वालिफिकेशन किसको बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि हमने डिग्री ले ली है, वी आर क्वालिफाइड. तो क्वालिफिकेशन का मतलब होता है, देखो अगर कोई, हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम कितने, आप पूरे सिलेबस को थोड़ी लिख के आते हो, मुझे ये बताओ, पूरे सिलेबस को लिख के आते हो क्या पेपर में? नहीं सर, एग्जाम में से एग्जामिनर क्या करता है, कुछ पेपर हमें डालता है, जैसे कि 100 मार्क्स का पेपर डाल दिया, पूरे सिलेबस में से 4-5 क्वेश्चन डालता है, जैसे आपके सीए के एग्जाम, तो उसने पूरा सिलेबस थोड़ी आपसे पूछा, उसने 4-5 क्वेश्चन पूछे, उसमें से आपने उसके आंसर दिए, देन उसमें से फिर वो क्राइटेरिया सेट करता है कि जरूरी नहीं है कि 100% आपका ठीक होगा, बट वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे कि अब 100 में से सीए के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो किसी के 50 मार्क्स आए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आप क्वालिफाई कर गए हो. इसका मतलब क्या है कि 100% एक्यूरेसी नहीं है,
क्योंकि 100% तो हमने पूछा भी नहीं आपसे, हमने तो कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से आपने 50% कर दिया, दैट यू आर क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब होता है नॉट 100% करेक्ट, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो कि हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमने उसको क्रॉस कर दिया। क्योंकि 100 में से अगर मान लो 5 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 2 क्वेश्चन को हमने क्रॉस कर दिया, 3 क्वेश्चन को सही कर दिया, बट यू आर क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब होता है नॉट 100% करेक्ट, बट यू क्वालिफाई, कि आप एलिजिबल हैं आगे जाने के लिए। तो इसीलिए क्वालिफाइड ओपिनियन होता है। क्वालिफाइड का मतलब कुछ प्रॉब्लम है जो हम बता रहे हैं आपको, अदरवाइज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। आई थिंक क्वालिफाइड का मीनिंग सबको क्लियर हो गया होगा अभी, ठीक है जी। चलो, ये चीजें हमने कल की क्लास में सीखी थी। अच्छा जी, उसके बाद सर हमने बोला था कि आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड्स स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, व्हाट इज द बेसिक जनरल मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड्स कुछ भी नहीं होते, ये कोई हवा नहीं है। स्टैंडर्ड्स आर सिंपली गाइडेंस, जो गाइडेंस हमें हमारे कौन देते हैं, एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देते हैं। हमें एक्सपीरियंस्ड सीएस क्या देते हैं सर, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो वो गाइडेंस सारे सीएस जो कि इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, वो सारे सीएस अपने जो ऑडिट करते हैं तो उसमें अप्लाई करते हैं। समझ में आई बात? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। चलिए जी, अब मैं आपको ये बता देता हूँ सर। देखो, स्टैंडर्ड का ना एक आपको आपके जो स्टडी मटेरियल है, अगर हम उसमें देखते हैं, वहाँ पे आपको एक पूरा प्रोसेस भी बता रखा है कि कैसे स्टैंडर्ड बनते हैं। अगर आप नीचे जाएंगे, ये चीज़ें अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये बहुत इजी चीज़ें हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं आपको। देखो, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस होगा। ये रहा स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें आपको बताया गया है कि कोई भी जो स्टैंडर्ड बनता है वो कैसे बनता है। तो एक आप सिंपली अभी एक अपने मन में एक आप सिंपल चीज समझ के चलें कि एक बोर्ड है। बोर्ड कौन सा है, जो मैंने आपको कल समझाया था, बोर्ड है जिसमें बहुत सारे सीएस, एक्सपीरियंस्ड सीएस जो है वो इसके मेंबर हैं, इस बोर्ड के मेंबर हैं। और ये जो बोर्ड है ये अपना जो स्टैंडर्ड है उसको ड्राफ्ट करता है, उसके बाद आईसीआई जो है इसको पास करता है। अभी तक आप अपने दिमाग में सिर्फ ये मान के चलिए, ठीक है जी। चलो, हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूं सर, जो स्टैंडर्ड होते हैं वो कैसे, उनकी जो फॉर्मेटिंग होती है, उनकी स्टैंडर्ड्स की जो प्रेजेंटेशन होती है वो कैसी होती है। चलिए जी, ये सीख के चलिए सर। सर, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उसमें सबसे पहले क्या बताया जाता है, सबसे पहले बताया जाता है स्कोप। अच्छा, क्या होता है स्कोप, कुछ नहीं पता हमें अभी, बस आप लिखते जाइए। उसके बाद क्या बताया जाता है सर, उसके बाद बताया जाता है, मैं आपको पूरा स्टैंडर्ड बेयर में दिखाऊंगा। उसके बाद हमें बताया जाता है ऑब्जेक्टिव। अच्छा, उसके बाद हमें बताई जाती हैं डेफिनेशंस। उसके बाद हमें क्या बताया जाती है सर, रिक्वायरमेंट्स। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आता है, लास्ट में हमारे पास आती हैं एक्सप्लेनेशंस। चलिए जी, ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट किस चीज का है, ये आपके स्टैंडर्ड का। जो भी कोई भी आप स्टैंडर्ड देखोगे, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, गाइडेंस। गाइडेंस देखोगे बेयर में, तो आप देखोगे तो वो इस फॉर्मेट में होगी। तो एक एक चीज का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है कि ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड किन चीजों की बात करता है, ये स्टैंडर्ड कहां कहां एप्लीकेबल है। तो बेसिकली स्कोप विल टेल अस कि जो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है ये किस फील्ड के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इस स्टैंडर्ड में बेसिकली क्या क्या स्कोप इसके अंडर कवर करेंगे हम,
और ये इसकी बेसिकली एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताएगा। जैसे कि हर एक स्टैंडर्ड हर जगह अप्लाई नहीं होते, अब बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि स्पेसिफिक सिचुएशंस के ऊपर एप्लीकेबल है। तो वो सारी चीजें कहाँ पे कवर होंगी, हमारे पास स्कोप में। तो स्कोप की नॉलेज हमें होनी जरूरी है, क्योंकि हमको जब ऑडिट करते हैं प्रैक्टिकली तो हमें देखना है कि ये स्टैंडर्ड हमारे क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल होता भी है या नहीं होता। अब सपोजिंगली मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अब बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आपके पास ऐसे हैं, चलो एक एग्जांपल देते हैं एसए नंबर 600 की। 600 की जो सीरीज है 600 है, उसके बाद हमारे पास इसमें आपके पास एक एसए है जहां पे इंटरनल ऑडिटर की बात करी गई है, इंटरनल ऑडिटर की। अब इंटरनल ऑडिटर क्या होते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने उन्होंने इंटरनल ऑडिट करवाया हुआ है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक होता है सर स्टैट्यूटरी, ये अभी मैं डिफरेंस बाद में बताऊंगा। जो अभी हम कर रहे हैं ऑडिट, वो किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मैं कौन सा ऑडिट बता रहा हूं आपको, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है जी, चलो अभी इसके बारे में डिटेल में बाद में सीखेंगे। तो एक होता है सर इंटरनल ऑडिट, कुछ होता है, अभी आप जस्ट मान के चलिए कुछ होता है। अब ये इंटरनल ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी। देखो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन नंबर क्या है आपका 138 है ऑफ कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट में 138 में कुछ कुछ कंपनीज के ऊपर इंटरनल ऑडिट की कंपल्शन डाली हुई है। अगर हम वो वाले कंपनीज का ऑडिट करेंगे ओनली देन ये वाले स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे हमारे पास, जो कि इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं। अगर हमारी क्लाइंट ऐसी है जहां पे इंटरनल ऑडिट होता ही नहीं है, तो आप मुझे ये बताओ क्या वो वाला स्टैंडर्ड हम उस क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करेंगे? आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है सर, स्कोप से। ओके, तो स्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज आ जाती है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? देखो मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टैंडर्ड कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करता है कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, फिर वो हमें उसके ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये चीजें आपको बताई हैं, ये आपको करनी है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको बेसिकली क्या नाम दे दिया, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हम यहां पे कुछ काम करेंगे। इस स्टैंडर्ड ने हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कुछ काम करना पड़ेगा, तो वो काम कहां बताया गया है, रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमें कुछ स्टेप्स बताएंगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो हर एक स्टैंडर्ड हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स बताता है जो कि सीए को करनी होती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये करने के बाद हम क्या अचीव कर पाएंगे, वो चीज हमें लिखी होगी ऑब्जेक्टिव में। What we will be able to achieve when we accomplish every requirements given by our institute or given by our standard, then जो हम accomplish कर पाएंगे उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, डेफिनेशन तो सबको पता होती है कि जो रिक्वायरमेंट्स में या ऑब्जेक्टिव में, स्कोप में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन दी जाती है, तो वो डेफिनेशन हमको पढ़नी पड़ती है क्योंकि उस स्टैंडर्ड के लिए वो डेफिनेशन इज रेलेवेंट। ये तो जब कोई इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, सबको पता होता है कि डेफिनेशंस का मीनिंग क्या होता है। अच्छा, ये एक चीज है एक्सप्लेनेशन, ये किसी को नहीं पता होती। देखो ये पता क्यों नहीं होती, क्योंकि आपको पढ़ाई नहीं जाती। एक्सप्लेनेशन क्या होती है, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टैंडर्ड में, उन हरेक रिक्वायरमेंट्स की आगे हमारा जो इंस्टीट्यूट है हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, उन्होंने हमें डिटेल में बताता है कि जो रिक्वायरमेंट्स थी वो तो सिंपली उन्होंने ब्रीफ में बता दी कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो चीज कैसे करनी है उसके ऊपर भी हमें इंस्टीट्यूट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सपोजिंगली हमें एक स्टैंडर्ड ने एक रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करी है कि एक सीए ने ये पर्टिकुलर काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। अब ये तो रिक्वायरमेंट में उन्होंने सिंपल लिख दिया पॉइंट्स में कि एक ये काम करना है, एक ये करना है, एक ये करना है। अच्छा, अब ये कैसे करें हमें तो नहीं आता सर, ये काम करना तो है क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड ने बोल दिया करना है, बट ये कैसे करना है वी डू नॉट नो।
तो वो कैसे का जवाब, जो आंसर, वो कौन देता है? एक्सप्लेनेशंस। तो इसी के नीचे एक एक्सप्लेनेशंस बनाई गई हैं। इन एक्सप्लेनेशंस में व्हेन यू विल सी, यहाँ पे हमें आंसर दिया जाएगा कि कोई भी ऊपर जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें आपको लगता है कि ये चीज हमें नहीं आती, कैसे करनी है हमें नहीं पता, तो उसके लिए गाइडेंस कहाँ प्रोवाइड करी गई है? एक्सप्लेनेशन में। चलिए जी, अभी हम देखते हैं सर, हमारा स्टार्ट करते हैं। चलो जी, अब आपको दिखाई देते हैं सर, बहुत इंतजार हो गया, अब आपको स्टैंडर्ड दिखा देते हैं, ऐसे नंबर 200। मैं आपको चलो एक बात बता देता हूँ, जो आपका स्टडी मटेरियल के बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग वाले चैप्टर नंबर 1 से लेके जो भी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स स्टैंडर्ड्स में कवर होते हैं। मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको कहां से पढ़ाऊंगा सर? मैं आपको स्टडी मैट में से हर एक टॉपिक कवर करवाऊंगा, बट हम पढ़ेंगे कहां से? स्टैंडर्ड में से। हम स्टैंडर्ड में से पढ़ते जाएंगे, जैसे स्टैंडर्ड कंप्लीट होगा मैं आपको स्टडी मैट में से दिखा दूंगा कि सर ये देखो, ये टॉपिक जो दे रखा है ये यहां से लिया गया है। आपकी स्टडी मैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड ही है और कुछ नहीं है। तो स्टैंडर्ड में से हर चीज ली गई है, तो बेटर है कि हम वहां से पढ़े जहां से हर चीज ली गई है। हम टॉपिक को आधा आधा क्यों पढ़े, ये बताओ ना मुझे। हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम ऑडिट में क्या करते हैं, हम ऑडिट कैसे करते हैं, ये सारा कुछ स्टैंडर्ड्स ने बता रखा है, तो हम वहां से पढ़ते हैं ना पहले। हम चीजें टुकड़ों में क्यों पढ़े, हम वहां से पढ़ेंगे जहां से एक्चुअली चीजें आई हैं। चलिए जी, चलो मैं आपको ऐसे नंबर 200 दिखाता हूं। ये देखो जी, ऐसे आपका स्टैंडर्ड दिया जाता है, ऐसे 200। इसका नेम क्या है? देखो, इसका नाम बहुत बड़ा नाम है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। देखो क्या लिखा नाम इसका, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। कहते ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मतलब आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर का ऑडिट करने का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स। इसको हम बाद में आएंगे इस लाइन के ऊपर, अभी हम सिंपल ये फर्स्ट लाइन के ऊपर बात करते हैं। ये इसका नाम है सर, क्या नाम है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। मतलब इस स्टैंडर्ड में आपको यहां से थोड़ी सी अजम्पशन लगानी चाहिए कि इस स्टैंडर्ड में हमें क्या बताया जाएगा कि जो ऑडिटर है उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, कि हम ऑडिट करते हैं क्यों करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया ना कि ऑडिट करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है, उसके ऊपर हमें ओपिनियन देना होता है। चलो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो, यहां पे आपको स्कोप दे रखा है। अब ये स्कोप में आपको बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, अभी आपको ये समझ में नहीं आने वाली हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करी गई है। जो जो चीजें अभी रेलेवेंट हैं हम वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है। देखो, ऐसे आपको पहले स्कोप दिया जाता है, ये आपके स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है। ऐसे आपको स्कोप दिया जाता है, उसके बाद आपको क्या किया जाता है सर, ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्या लिखा गया है सर, इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब भी आप किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो हर एक किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर लो, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो एक रहेगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहेगा? देखो, इसमें हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना है हमें? रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा जी, चलो एक तो ये वर्ड हो गया। अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल, अच्छा इसका भी एक मीनिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम कौन सी मिसस्टेटमेंट्स? मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting। देखो applicable word आ गया ना,
चलो सर ऊपर से निकल गया, आप हमें बता दो। चलिए जी, मैं आपको यहां से बताता हूं व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये सीख रहे हैं। तो हमें क्या बोला गया है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। एक तो ये हमने सीखा। whether the financial statements are free from material misstatement to express opinion। चलिए जी, मैंने थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स उठा लिए यहाँ से। एक तो रीजनेबल एश्योरेंस उठा लिया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट उठा लिया एंड ओपिनियन उठा लिया। ठीक है, चलो जी, अब इसके बाद हम दोबारा आएंगे, पहले हम सीखते हैं। अच्छा, तो ये क्या कहना चाहते हैं हमें, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जी, मैंने आपको बताया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोजिंगली एक कंपनी है। अब ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स ने एक सीए को अपॉइंट किया। ठीक है जी, सपोजिंगली मिस्टर सी को अपॉइंट किया इन्होंने। और ये सीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो मेरी बात सुनो। जो शेयर होल्डर्स है, इन्होंने सी को क्यों अपॉइंट किया, क्योंकि इन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका क्या करवाना है, ऑडिट करवाना है। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी बनी होंगी, हमें उसका क्या करना है, ऑडिट करना है। ठीक है, तो जो ऑडिटर मिस्टर सी है वो क्या करेंगे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। अब चेक करने के बाद ये क्या करेंगे, अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो ऑडिटर मिस्टर सी का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना और उसके ऊपर एक ओपिनियन देना। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, चलो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले वो देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। नहीं, ये नहीं। कहाँ है, कहाँ है? एक मिनट वेट करेंगे जरा। ये वीडियो देखिए जरा। Hi, I'm CA Ashish Jindal, the auditor. Hi, Mr. Jindal, welcome. I'm the accounts manager. For the purpose of audit,
I want the set of financial statements. Hi, I'm CA Ashish Jindal, the auditor. Hi, Mr. Jindal, welcome. I'm the accounts manager. For the purpose of audit, I want the set of financial statements. Mr. Jindal, set is not ready yet. Could you please help preparing that? Oh, should I help preparing? Mr. Jindal, what are you thinking? It's your responsibility. Mr. Ram, I cannot prepare the financial statements. Oh, but why, Mr. Jindal? What's the matter? According to Standard on Auditing 200, my objective is to provide opinion on financial statements. Preparation is not my duty. Oh, okay, Mr. Jindal. चलिए जी, अब इस वीडियो में हमने क्या सीखा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो, एक ऑडिटर थे, वो ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट करने गए। Hey जब वो everyone, in this video we're going to take a look at a question called Pretty Average Primes. It's from 2019 CDC Competition Senior 2 question. कैन यू प्लीज स्टॉप। हाँ जी, तो जो सीए थे वो ऑडिट करने गए हैं किसी एंटिटी का। अब वहां के मैनेजर से उन्होंने क्या मांगा, सीए ने उनके मैनेजर से मांगा कि आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर। अब अरे भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोगे तो ही उनका ऑडिट होगा ना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होंगे तो उनका ऑडिट कैसे होगा। हम ऑडिट किस चीज का करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अच्छा, ये मैनेजर बड़े कामचोर हैं जी। मैनेजर क्या कहता कि सर मिस्टर सीए, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना ये अभी बने नहीं है, दे आर नॉट रेडी येट। अच्छा, तो कहता कि आप ऐसा करो, आप तो सीए हो, आपको तो सारी नॉलेज है, आप ऐसा करो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ही बना दो, आप ही प्रिपेयर कर दो। अच्छा, और ये सीए भाई सब सोचने लग गए कि क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करूं। देखो, ये मैनेजर कहता कि अगर आप खुद बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ऑब्वियसली आप उसमें गलती कैसे ढूंढ पाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई है तो आप उसको सही बोलोगे ना, तो इसका मतलब है कि हम बनाएंगे तो उसमें आप गलतियां ढूंढोगे, इससे अच्छा क्या है कि आप खुद बना लो। ये सीए सोचने लग गए कि क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊं या ना बनाऊं। तो इन्होंने एंड में आंसर क्या दिया कि मैनेजर को बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ड्यूटी मेरी नहीं है। ये मैनेजर भाई साहब बोले क्यों, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सीए साहब कहते कि देख भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो कौन बताता है मुझे, एसए नंबर 200। तो मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन प्रोवाइड करना। तो जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होंगी उनके ऊपर मेरा काम है ओपिनियन देना, ना कि उसको प्रिपेयर करना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का काम किसका है, मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी। सीए का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको चेक करना और उसके ऊपर ओपिनियन देना। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बताता हूं कि कैन मिस्टर ए द ऑडिटर ऑफ XYZ Limited prepare the financial statements? आप इसका आंसर क्या बताओगे, स्ट्रिक्टली नो। सर मिस्टर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ये ऑडिटर हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना, ना कि उनको प्रिपेयर करना। देखो बेटा, ये एथिकली राइट होगा, मुझे ये बताओ ये क्यों ऐसा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ओपिनियन देना क्यों है, हम बना क्यों नहीं सकते। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के, किसी भी एंटिटी के अगर आप ऑडिटर हो तो आपसे
क्या जो हम बोलते एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें गलतियां निकालें, अगर कोई गलती है तो वो बताएं। अगर आप ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद प्रिपेयर करी है, आप खुद ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां कैसे निकालोगे, बताओ मुझे। कि अब आप इंटेग्रिटी तो नहीं रही ना, जो इंडिपेंडेंस तो नहीं रहेगी ना। इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए, इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो कौन बनाए सर, वो मैनेजमेंट बनाएगी। और हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करेंगे। ठीक है जी, चलो जी। तो आपको ये बात समझ में आती है कि सर हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो बनी हुई प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको चेक करना, उनके ऊपर अपना एक ओपिनियन दे देना। दिस इज अवर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हमने एक वर्ड सीखा था जो स्टार्टिंग में आया था, टू ऑब्टेन। हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो तो है ओपिनियन एक्सप्रेस करना। अच्छा, ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, तभी तो हम अपना ओपिनियन देने के एबल होंगे ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप क्या अश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे, रीजनेबल अश्योरेंस। अब रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि जो ऑडिटर, अब हमारा स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, मिस्टर ऑडिटर आप क्या करोगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लोगे, इसको आप क्या करना कर शुरू करोगे सर, चेक करना शुरू करोगे। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करोगे जब आप, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर आप अपना क्या बनाओगे सर, एक कंक्लूजन बनाओगे। कंक्लूजन के बाद हम क्या करेंगे, एक अपना ओपिनियन देंगे। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। हाँ जी। अब जो ये कंक्लूजन होगा, ये कंक्लूजन ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक एश्योरेंस। एश्योरेंस किस चीज की? जो भी हमने डिसाइड किया है, जो भी हम ओपिनियन देने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग हमें एक एश्योरेंस आएगी कि जो हम ओपिनियन देने जा रहे हैं क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। ऑब्वियसली अगर हमने किसी पर्टिकुलर चीज को चेक किया है, वो हम उसके ऊपर ओपिनियन तभी दे पाएंगे ना जब हम एश्योर होंगे, जब हमारा कंक्लूजन बिल्कुल ठीक, हमें लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, जब हम एश्योर हो जाएंगे कि व्हाट वी आर डिसाइडिंग इज करेक्ट। तो आप मुझे यह बताओ कि यहां पे वर्ड रीजनेबल क्यों बताया गया है? जो हमें एश्योरेंस मिलेगी वो रीजनेबल क्यों बोली गई है? यहां पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं है? अच्छा चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो जी, सपोजिंगली आप क्या हो, आप सीए हो, ठीक है, मिस्टर राम। ये क्या करने गए सर, ऑडिट करने गए हैं। अब मुझे ये बताओ, जब आप ऑडिट करने जाओगे, सपोजिंगली मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ऑडिट करने जा रहे हो किसी ऐसी एंटिटी का जिसमें, चलो एयरटेल की बात करते हैं, एयरटेल की, आप एयरटेल कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो। अब एयरटेल कंपनी की ट्रांजैक्शंस बताओ जरा कितनी होती हैं डेली की। सॉरी, इसके तो कस्टमर्स ही, चलो एयरटेल छोड़ो, आजकल तो मार्केट में कौन सा है, एयरटेल के अलावा सर जियो भी है ना, ये तो पहले पुरानी एग्जांपल्स है ना। चलो सर जियो का ऑडिट करने जा रहे हो आप। अब ये जो जियो है इसके तो सर कस्टमर्स लाखों करोड़ों में है इंडिया में। तो हर एक कस्टमर जो है वो डेली कितनी ट्रांजैक्शंस करता होगा, कभी रिचार्ज करवा लिया, कभी पैक डलवा लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, डेली हजारों ट्रांजैक्शंस हैं इनकी, तो डेली की लाखों ट्रांजैक्शंस हैं। अब ये जो ऑडिटर भाई साहब है, ऑडिटर भाई साहब आप मुझे ये बताओ, हमने ये चेक करना है क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शंस किसका पार्ट बनती हैं सर, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब मुझे ये बताओ, जो पर्सन रिचार्ज करवाता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकी सेल में आ जाएगा ना, ठीक है, इनकी सेल में आता रहेगा। तो
अब आपने अगर सेल चेक करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने सेल चेक करनी है, तो क्या आप इतनी ट्रांजैक्शंस, जितनी ट्रांजैक्शंस उस कंपनी की है पूरे साल की, हमारा जो पूरा पीरियड होता है, हमारा जो ऑडिट पीरियड होता है, वो कहां से कहां तक होता है? अप्रैल से लेके मार्च तक। अब आप मुझे बताओ, अप्रैल से लेके मार्च तक कितनी करोड़ ट्रांजैक्शंस होगी इस कंपनी की? क्या एक ऑडिटर इन सारी ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक है या नहीं ठीक है या नहीं? बताओ, इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करें। आप मुझे बताओ ना कि क्या जो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हाँ आप क्या करो, आप मुझे जितनी भी आपकी 4-5 हजार करोड़ ट्रांजैक्शंस है वो लाके दिखा दो, मैं एक एक को चेक कर लेता हूँ कि हाँ जी भी कस्टमर ने रिचार्ज करवाया था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इज इट पॉसिबल? कर भी पाएंगे? नहीं सर, 100 साल भी लगे रहे ना तो भी नहीं कर पाएंगे, इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो हम क्या करते हैं उन केसेस में? हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया कि हम कुछ ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम चेक करते हैं, फिर उनमें देखते हैं कि क्या कोई गलती है या नहीं। अगर तो उनमें हमें कोई गलती, मिस स्टेटमेंट, अब तो मैं मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज कर सकता हूं ना, अगर हमें उनमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिलती है तो हम एक अपनी अजम्पशन बनाते हैं कि अगर हमें जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया था वहां पे कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिली है, इसका मतलब जो पूरी पॉपुलेशन मतलब पूरी ट्रांजैक्शंस में गलती नहीं होगी। तो दिस इज व्हाट वी डू, रैंडम सैंपलिंग, हम सैंपलिंग कर लेते हैं। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब आप मुझे ये बताओ, आपने सैंपलिंग वगैरह कर ली, ठीक है, अब आपने क्या एक कंक्लूजन निकाल लिया? मैंने बोला था ना आप अब कंक्लूजन निकालते हो। अब आपने कंक्लूजन क्या निकाल लिया कि हाँ जी मुझे मिस स्टेटमेंट नहीं मिली, नो मिस स्टेटमेंट, नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट, नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट फाउंड। अब मुझे कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिली है, बट क्या ये आप 100% श्योरिटी से कह सकते हो? कैन यू से 100% श्योरिटी देख सकते हो कि मैं 100% डंके की चौक पे कहता हूं, नोक जो भी होता है, मैं बोलता हूं कि यहां पे गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने चेक कर लिया। आपने तो सर 100% चेकिंग की ही नहीं, आप कैसे बोल सकते हो? हमने तो सैंपलिंग करी है, उसमें से हमने अपना एक जस्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। तो इसका मतलब हम 100% श्योरिटी दे सकते हैं? आंसर इज नो। तो हम कौन सी श्योरिटी दे सकते हैं? हम अपने शेयर होल्डर्स को, जो हमसे रिपोर्ट मांग रहे हैं, शेयर होल्डर्स हमसे रिपोर्ट मांग रहे हैं कि हमें रिपोर्ट दो, रिपोर्ट दो, रिपोर्ट दो, ओपिनियन बताओ, आप अपना ओपिनियन बताओ। हम कौन सी अश्योरिटी दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को? ओनली रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब हो गया ठीक ठीक, फेयर। फेयर। क्या हम उनको एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे सकते हैं? एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे, सॉरी, एब्सोल्यूट एश्योरिटी दे सकते हैं? बताओ जी मुझे कि हाँ जी जी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, क्या हम उसको एब्सोल्यूट दे सकते हैं? आंसर इज नो। हम कौन सी एश्योरिटी दे सकते हैं? ओनली रीजनेबल, कि हाँ हमने एक लिमिट तक चेक कर लिया है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम अपना ओपिनियन देते हैं कि हमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर लग रही है। तभी हम कौन सा ओपिनियन देते हैं? ट्रू एंड फेयर। यहां पे कभी भी वर्ड करेक्ट नहीं होता, ट्रू एंड करेक्ट, क्योंकि हमने 100% नहीं बोल सकते कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, फेयर, इट इज फेयर, कि हाँ आप इसको मान सकते हो, इसमें गलतियां हो सकती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं आई है। क्यों? क्योंकि देयर इज सम लिमिटेशंस, जिसको हम कौन सी लिमिटेशन बोलते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस, कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो कि ऑडिटर को फेस करनी पड़ती हैं, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जिसके कारण हम 100% श्योर नहीं हो सकते। देयर इज सम प्रॉब्लम कि हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। इसी कारण से हम कौन सा ओपिनियन देते हैं आपको? फेयर ओपिनियन। हम कौन सी एश्योरेंस देते हैं आपको? रीजनेबल एश्योरेंस।
चलो अब आई थिंक आपको रीजनेबल का मतलब समझ में आया ना। रीजनेबल अभी मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है सैम्पलिंग की। जब मैं आपको ये इनहेरेंट लिमिटेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आपको मैं डिटेल में 3-4 पॉइंट है हमारे पास जो कि बताए गए हैं, हमारे स्टैंडर्ड में ही है ये। इसमें आपको पता चलेगा और भी 2-3 पॉइंट है जो कि हमारे कंट्रोल, ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उन चीजों के ऊपर हम कोई कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हम अपनी 100% एश्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि हाँ ये चीज ठीक है या नहीं ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई भी पर्सन आप जनरल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये एक मिस्टर राम है, ठीक है, एक मिस्टर श्याम है, ठीक है। ये मिस्टर राम मिस्टर श्याम दोनों क्या है? फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स। क्या मिस्टर राम इस चीज की गारंटी 100% बोलेगा कि मिस्टर श्याम सुबह से लेके शाम तक जो भी काम करता है वो हर काम सही करता है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करता, कभी भी ये कोई गलती नहीं करता, ही इज परफेक्ट? क्या ये 100% बोल सकता है? आंसर इज नो। वो सिर्फ ये बोल सकता है कि आई नो दिस इज ही इज माई फ्रेंड एंड मैं आपको थोड़ा सा अपने भरोसे के साथ ये बोल सकता हूं कि ये गलतियां नहीं करता है, ही इज अ परफेक्ट पर्सन, ये गलत काम नहीं करता है। बट हम 100% एश्योरिटी से बोल सकते हैं। अब आप लोग हंस रहे होंगे, हाँ जी मैं तो अपने फ्रेंड के बारे में, ओए ओए तू मेरे बारे में बोलेगा नहीं ऐसे है, ऐसा करेगा। अब ये मजाक वाली चीज नहीं, मैं वैसे बोलता हूँ। किसी के पर्सन के बारे में हमें क्या पता ना, हम उसकी अगर हम शुरू से उसके साथ रहते हैं तो हमें उसकी नेचर का पता है कि वो नहीं कर सकता, बट क्या पता कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां पे उसको कोई गलत काम करना पड़ जाए या फिर वो गलत काम कर जाए, गलती से कर जाए, ठीक है। देयर आर सम सिचुएशन हम 100% नहीं बोल सकते कि वो पर्सन हमेशा अच्छा काम करेगा, देयर मे बी सम सिचुएशंस। तो ये एक एग्जांपल थी, बकवास सी एग्जांपल थी, ज्यादा ध्यान मत देना। चलो अब मैं आपको दोबारा पढ़ाता हूँ ऐसे नंबर 200 में हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। तो यहाँ पे हमने पहले वर्ड के ऊपर अभी इतना एम्फेसिस दिया है कि हमने कौन सी एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। सर रीजनेबल, क्योंकि हम रीजनेबल ही कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप जो रीजनेबल एश्योरेंस है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे हाइफन सा लगा के एक चीज लिख लो। यहाँ पे आप लिखो ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों नहीं ले सकता? यहां पे आप लिख लो बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। यहां पे आप एक एग्जांपल लिख लेना जो हमने सैंपलिंग वाली बताई है, सैंपलिंग, कि हम 100% चेकिंग तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए जी, फर्स्ट एक मीनिंग हमें समझ में आता है कि हमने कौन सी एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, रीजनेबल। किस चीज की एश्योरेंस लेनी है हमने, कि जो फाइनेंशियल, वो ऑब्वियसली ना कि हम यही एश्योरेंस ले रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है। तो मटेरियल का मतलब आप सब लोगों को मैंने पहले बता दिया था, मिसस्टेटमेंट का मतलब भी मैंने आपको पहले बता दिया था। अच्छा अब इन चीज के बारे में सीखते हैं, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है मटीरियल मिसस्टेटमेंट कोमा वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मिसस्टेटमेंट हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उन मिसस्टेटमेंट्स होने के कौन से कारण होंगे ये बताओ। सर देयर इज अ मिसस्टेटमेंट, तो सर सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं वो मिसस्टेटमेंट होने के, एक तो फ्रॉड और एक एरर। चलो इसको फ्रॉड और एरर वर्ड बाद में देते हैं, पहले आप ये देखो सर, जा तो हम जो, अच्छा मुझे ये बताओ, जो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कौन प्रिपेयर करता है? सर मैनेजर, मैनेजमेंट। क्या वो ऑडिटर प्रिपेयर कर सकता है? आंसर इज नो। मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आंसर इज यस। अब मैनेजमेंट ने कोई मिस स्टेटमेंट कर दी, कोई गलती कर दी, अब 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो उसने वो गलती जानबूझ के करी है डेलिबरेटली,
या फिर उसने जो मिसस्टेटमेंट करी है वो अनजाने में करी है, दैट इज नॉट डेलिबरेटली। कि सर हमने डेलिबरेटली कोई जानबूझ के कोई गलती करी है, या फिर हमसे गलती अचानक से हो गई, हमने जानबूझ के नहीं करी। ठीक है, देयर मे बी टू सिचुएशंस। तो इसका मतलब जो मिसस्टेटमेंट हो सकती है, अगर तो डेलिबरेटली आपने करी है तो वो क्या होगा सर, फ्रॉड। कि सर आपने ये चीज जानबूझ के गलत करी है। क्यों करी है? आपका कोई भी पर्पस हो सकता था, क्या पता आप टैक्स बचाना चाहते थे इसलिए आपने प्रॉफिट कम दिखाया है जानबूझ के, या फिर आप अपने शेयर की मार्केट वैल्यू को इन्फ्लेट करना चाहते थे तो आपने जानबूझ के गलत हाई प्रॉफिट्स दिखा दिए, आपने अपनी जो इनकम है उसको जानबूझ के ज्यादा दिखा दिया ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा शो हो जाए और आपका जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो बढ़ जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, आंसर इज यस। अच्छा, नॉट डेलिबरेटली को क्या बोलेंगे हम, एरर। कि सर हमने जानबूझ के नहीं की गलती, बट हमसे एरर हो गया। जैसे कि एरर की एग्जांपल क्या हो जाती है, जैसे कि सर कोई परचेज 100 रुपए की थी, हमने उसको गलती से जब टाइप करते करते 1000 की डाल दी, तो दिस इज अ टाइपिंग एरर। कि हमने बिल में तो 100 रुपये ही लिखा हुआ है बट हमने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी 1000। तो ये टाइपिंग एरर हो सकते हैं, बहुत सारे एरर हो सकते हैं जो कि हम डेलिबरेटली नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मिस स्टेटमेंट्स दो तरीके। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, मुझे थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियरिटी नहीं आई है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या मैनेजमेंट, जो मैंने बोला आपको कौन प्रिपेयर करता है, मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर, क्या इसकी ड्यूटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की होती है, आंसर इज नो। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकता है, आंसर इज नो। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अपने दिमाग में ये चीज बना लेते हैं कि जो सीएस हैं, सीएस, कोई भी सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकता, आंसर इज नो। मैं कौन से सीएस की बात कर रहा हूं, जो सीए ऑडिटर है। अब सपोजिंगली एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसके जो ऑडिटर हैं वो कौन है, इसके ऑडिटर है सपोजिंगली मिस्टर राम। ठीक है, मिस्टर राम की एक फर्म है, फर्म राम एंड एसोसिएट्स। ठीक है, ये इसकी फर्म है। तो ये फर्म मिस्टर राम जो है वो इनके क्या है, ऑडिटर है। अच्छा, एक और सीए है मार्केट में, एक और सीए है मिस्टर श्याम, इनकी फर्म है श्याम एंड एसोसिएट्स। अच्छा, मुझे बताओ, अब ये XYZ लिमिटेड जो है, अब मार्केट में क्या हुआ ना, न्यू अमेंडमेंट्स आ गई बहुत सारी, क्योंकि पहले तो AS होते थे, अब यहाँ पे XYZ लिमिटेड ने ना अपने जो मैनेजर्स रखे हुए हैं, अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं जो कि अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, दे प्रिपेयर द अकाउंट्स। ठीक है, अब मार्केट में क्या हुआ, अमेंडमेंट आ गई, अब इंड AS आ गए और इन कंपनी को इंड AS अप्लाई करने हैं। अब इन्हें, इनके जो अकाउंटेंट्स हैं, इनको नॉलेज इसकी नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो XYZ लिमिटेड है, क्या ये मिस्टर श्याम की हेल्प ले सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, कौन सा सीए प्रिपरेशन के लिए प्रोहिबिटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? जो सीए इस कंपनी का ऑडिटर है। मिस्टर राम इज द ऑडिटर, तो मिस्टर राम प्रिपेयर कर सकते हैं, आंसर इज नो, क्योंकि मिस्टर राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन देना। क्या मिस्टर श्याम हेल्प कर सकते हैं? आंसर इज यस। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इन्होंने एक सीए एज एन एम्प्लॉय रखा हुआ है, एम्प्लॉय, इनका एक एम्प्लॉय है, फिर तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सीए जैसे मर्जी हेल्प करे, है ना। तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट में ये मिथ है। मैं बताता हूँ ना, मैं हर रोज डेली कई स्टूडेंट्स के जो डाउट्स है उसको सोल्व करता हूँ, तो वो डाउट सुन के कई बार ऐसा आता है कि उन्होंने पता नहीं क्या पढ़ रखा है,
अब मैंने एक बैच लिया था, मैंने आपको बताया ना कोविड के टाइम पे एक बैच लिया था, वहां पे एक बच्चा था जिसका रिव्यू मेरे उस पे AYJ ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे भी मैंने डाला हुआ है। उस बच्चे ने पहले कोचिंग ले रखी थी किसी टीचर से। अब उस बच्चे का इतने अच्छे अच्छे डाउट्स वो पूछता था, बट वो डाउट्स क्या थे, वो उसके दिमाग में आते ही ना, अगर हम स्टार्टिंग से हर एक चीज क्लियर करके चलते हैं तो पता चलता है कि सर कैसा आपने स्टडी किया हुआ है, कैसा आपको पढ़ाया गया है। तो आप अपने साथ वालों से पूछ के देखना कभी, वो भी ये चीजें क्लियर नहीं कर पाएंगे ना। आप बोलना कि क्या क्या एक सीए किसी भी कंपनी का ऑडिट बना सकता है, सॉरी अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकता है, वो 1 मिनट सोचने लग जाएंगे। तो आपको फटाफट आंसर देना है, हाँ जी बना सकता है, एक्सेप्ट वो ऑडिटर नहीं होना चाहिए उस कंपनी का, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऑडिटर है तो एसए नंबर 200 हमें रोक दे देगा, क्योंकि हमारा एसए नंबर 200 के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ है ओपिनियन देना। और ओपिनियन का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राय देना, नॉट प्रिपरेशन, ठीक है। ये चीजें प्रिपरेशन वाली चीजें अभी बहुत आएंगी स्टैंडर्ड्स में, मैं आपको बताऊंगा भी। चलो दिखा देते हैं, चलो सर आपको एसए नंबर 200 के स्कोप में दिखाते हैं। देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, द 4th पॉइंट देखेंगे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब्जेक्ट टू द ऑडिट आर दोज ऑफ एंटिटी, किसके द्वारा प्रिपेयर्ड की जाती है, यहाँ पे एम्फेसिस देंगे, प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, ठीक है जी। ये मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती है, ना कि ऑडिटर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, बाकी ये लाइनें हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, एक ये लास्ट में ये वाली लाइन देखो, द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट, अब ये वर्ड नहीं देखते हम, ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जो ऑडिट है, आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए आपने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया तो मैनेजमेंट की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो खत्म हो गई, मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। तो प्रिपरेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है। अच्छा ये चीज कहाँ लिखी गई है, मुझे ये बताओ, जो मैं अभी बता रहा हूं कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैनेजमेंट ने करनी है, ये चीज कहाँ लिखी गई है। अब बहुत सारे बच्चे अपने दिमाग में एक आंसर बना रहे होंगे कि सर ये चीज ऐसे 200 में लिखी है। ऐसे नंबर 200 बोलता है कि जो मैनेजमेंट है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है और जो ऑडिटर है उसको ओपिनियन देना होता है। बहुत सारे बच्चे, आप सही बताओ, आपने यही सोचा ना अपने दिमाग में, जोर से कस के अपने मुंह पे एक चमाट लगा लो। जो हमारे स्टैंडर्ड है वो किसके ऊपर मैंडेटरी है, ये बताओ। स्टैंडर्ड किसके ऊपर मैंडेटरी, सर सीएस के ऊपर, सीएस मतलब जो ऑडिटर है उनके ऊपर। आप किसी तीसरे बंदे को थोड़ी बोल सकते हो। स्टैंडर्ड कौन बनाता है, हमारा इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट की पावर किसके ऊपर है, सीएस के ऊपर। वो मैनेजमेंट को थोड़ी कुछ बोल सकता है। आप मुझे ये बताओ, ये चीजें कहां लिखी गई हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किसने प्रिपेयर करनी है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन प्रिपेयर करेगा, ये जो रेलेवेंट एंटिटी है उनके कानून में लिखा गया। जैसे कि अगर मैं कंपनीज की बात करूं, कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट में लिखा गया है। अगर आप देखोगे कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 128 या /129, इसमें देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, द management of company needs to prepare the financial statement. It is compulsory for the management to prepare the financial statements, not the auditor. तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ हमें बता दिया, एसेस जो है ये सिर्फ इस बात को दोहराते हैं, ये सिर्फ रिपीट कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की किसकी है,
मैनेजमेंट की है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने नहीं डाली। ऐसे साफ साफ बोल देता है कि हम आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल रहे, ये तो कंपनीज एक्ट डाल रहा है। देखो लिखा क्या हुआ यहाँ पे, एसेस डू नॉट इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द मैनेजमेंट। एसेस नहीं बोलते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करनी है, ये हमारा हुक्म है। एसेस के हुक्म कौन मानेगा? एसेस में जो लिखा गया वो कौन मानेगा? वो ऑडिटर मानेगा। मैनेजमेंट बोलेगा लिखा तो लिखा जाए। ये एसेस कोई पूरे पब्लिक के ऊपर कानून थोड़ी बना दिया कि ऐसे लग गए तो सारे सबको ये मानना पड़ेगा, नहीं। ये तो सिर्फ इंस्टीट्यूट ने बनाया है, इंस्टीट्यूट के मेंबर्स मानेंगे, ऑडिटर्स मानेंगे। हाँ, ये चीज जो है हम मानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की किसकी है? मैनेजमेंट की है। बट ये चीज कहाँ लिखी गई है? वो चीज एंटिटी के रेलेवेंट एक्ट में लिखी गई। जैसे पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप के लिए लिखा गया कि कौन कौन कानून जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो पार्टनर्स बनाएंगे, वो पार्टनर्स के अकाउंटेंट्स बनाएंगे, वो सीए जो ऑडिटर होगा वो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय प्रेजेंट बाय मैनेजमेंट बट वी डू नॉट इम्पोज एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे अपने आप को बचा रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि हमने बोल दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट, अब मुझे ये बताओ, अब आपको अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फिर ऐसे ही नंबर नहीं देती है ना, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, आप इसको लिखो। ऐसी चीजें आपको कोई पढ़ाएगा? बताओ मुझे। तो बात बात में आप अपनी तारीफें करनी स्टार्ट कर देते हो, है ना। मजा आता है ना। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन लिखो जरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑफ मैनेजमेंट नॉट ऑफ ऑडिटर, एक्सप्लेन। आपको सिंपल ये क्वेश्चन आ गया, एक लाइन आ गई, आपको बोला गया कि एक्सप्लेन। ये लाइन में बिल्कुल ठीक लिखा गया है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसको मैनेजमेंट को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि ऑडिटर की। अब वो सारे स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्ट कहाँ से करेगा? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सर ये जो एसे 200 में ये चीज नहीं लिखी गई, वो क्या करेगा? एज पर, वो अपने जान में बहुत होशियार बन रहा है ना, एज पर एसे नंबर 200 उसका नाम लिख देगा पूरा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स, पूरा नाम लिख दिया उसने। ठीक है, फिर लिखेगा एज पर लिख दिया, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of management to prepare the financial statements. Auditor's responsibility is to express opinion. अब बताओ, अब अगर एग्जामिनर इसको देखेगा, क्या वो इसको नंबर देगा? वो तो सर ऐसे ही होगा ना, जैसा आप देखते हो कि सर टिक लगा दी बट नंबर हमें 0 दे दिया। अब ये टिक क्यों लगाई है उसने? क्योंकि आपने नीचे वाला कंटेंट सही लिखा है बट इट इज नॉट अकॉर्डेंस विद एसे 200, बिल्कुल गलत। मैं तो टिक भी ना लगाऊं, अगर मैं चेक करूं तो मैं तो कांटी लगा दूं सीधे ही। 0 नंबर क्या माइनस में देना चाहिए, आपको माइनस कर देनी चाहिए। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि हमारा एसे जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालता, वो सिर्फ इस बात को क्लैरिफाई करता है कि कहीं ना कहीं ये लिखा गया है, हम भी उस चीज को मानते हैं। ठीक है, और साफ साफ हमारे एसे ने देखो स्कोप के अंदर साफ साफ बेचारे ने बोल दिया कि एसेस डू नॉट इम्पोज एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल रहे क्योंकि हम में औकात कहाँ है? एसेस की औकात सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर्स के ऊपर है। ठीक है, अब ऐसे किसी के ऊपर थोड़ी, जो कानून बनते हैं ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट जो कि पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं, वो कानून सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ये स्टैंडर्ड थोड़ी पार्लियामेंट में पास हुए हैं, स्टैंडर्ड तो हमारे इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, सीएस के ऊपर एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो एसेस डू नॉट, क्योंकि एसेस कैन नॉट, एसेस कर ही नहीं सकते, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट के ऊपर डाल ही नहीं सकते, इसलिए ये एसेस जो है वो पहले ही इस चीज को मान लेते हैं, एसेस डू नॉट इम्पोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैनेजमेंट
एंड डू नॉट ओवरराइड लॉज दैट गवर्न देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कौन से लॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्न करते हैं? जो उनके ऊपर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे आप लिख लो, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज के लिए कौन सा हो गया? कंपनीज एक्ट हो गया, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना सेक्शन भी बता देना, 128 129 में लिखा गया है कि मैनेजमेंट को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो ये चीज मुझे आपको समझानी थी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो कौन प्रिपेयर करता है? मैनेजमेंट। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट। बट ये चीज कहाँ लिखी गई है? कंपनीज एक्ट में। ये चीज रेलेवेंट एप्लीकेबल एफआरएफ में लिखी गई है, बट नॉट इन ऐसे 200 में नहीं। हमने जब अपना सोल्यूशन बनाना है तो एज पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, तो हम लिखेंगे एज पर रेलेवेंट या फिर एप्लीकेबल लॉ। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 128 120, ऐसे आंसर अपना स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, साफ में आपको साफ साफ लिख के आना है, ऐसे 200 डू नॉट पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको। आजकल तो एमसीक्यूज कितने ज्यादा बढ़िया बढ़िया बनने लग गए ना, तो पहले एमसीक्यूज भी इतने अच्छे नहीं बनते थे। एमसीक्यूज बढ़िया जब इतना अच्छे बन सकते हैं तो बच्चे तो कंफ्यूज होंगे। वहां पे एमसीक्यूज आ सकता है कि एज पर, अच्छा नहीं आप यहाँ पे आपको आ जाएगा कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको पूछ लिया जाएगा कहां से आई है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉम वेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइव्स। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4। एक पे लिख दिया ऐसे 200, एक पे लिख दिया रेलेवेंट लॉज, और फिर आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए। तो बच्चे किसके ऊपर टिक लगा के आ जाते हैं? सर ऐसे 200 के ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे 200 तो साफ साफ बोल रहा है कि आई डू नॉट पुट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन सा आंसर आएगा? रेलेवेंट लॉज। चलिए जी अभी हम अपने ऑब्जेक्टिव पे वापस आ जाते हैं। तो अभी हमने कौन कौन सा मीनिंग सीख लिया। देखो कितना टाइम लग जाता है ना एक ऑब्जेक्टिव को सीखने के लिए। अब यही बताओ मुझे, ये चीजें अगर आप बेयर में से ना पढ़ो, बेयर स्टैंडर्ड में से ना पढ़ो, कहां से समझ आएंगी? चार्ट्स में से इतना कुछ लिखा जाएगा क्या? अब आप समरी चार्ट्स में से पढ़ना, आप बोलते हो कि मुझे तो चार्ट्स में से पढ़ा दो। भाई पढ़ाना तो बेयर में से है ना, चार्ट्स तो आप प्रिपेयर करो। हम प्रिपेयर करेंगे यहां से जब हमने एक बार ये चीज को समझ लिया। अब कोई पर्सन होगा वो चार्ट्स में से आपको पढ़ा देगा, तो बताओ ये चीजें समझ आने वाली हैं? बिल्कुल भी नहीं समझ आने वाली। दे आर प्लेइंग विद योर फ्यूचर एंड यू आर लेटिंग देम प्ले विद योर फ्यूचर। To obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole, अब इसका भी एक मीनिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल का एक मीनिंग है जो कि अभी आपको नहीं बताया जाएगा, ये आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ऐसे नंबर 315 में इसका मीनिंग बता दिया जाएगा। यहाँ पे आप लिख लो, इसका मीनिंग विल बी देयर इन ऐसे 315। ठीक है, आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। तो फ्रॉड के थ्रू भी हो सकती है मिसस्टेटमेंट, एरर के थ्रू भी हो सकती है। अच्छा, देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर, मतलब ऑब्वियसली जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, ऑडिटर के पास एश्योरेंस आ गई है, अब वो ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ और नॉट, कि हमारे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या उनके अकॉर्डिंगली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है। चलो, आई थिंक आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से, ध्यान से, बहुत दिल लगा के दोबारा पढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो ऐसा करता हूं, मैं एक नेक्स्ट क्लास में एक टेलीग्राम चैनल का आपको एक लिंक दे देता हूं। ठीक है, जो जिस स्टूडेंट को कोई भी क्वेरीज आती हैं वो उस टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर सकता है कि ये क्वेरीज है, तो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो मैं उसमें आपको आपके जो आंसर्स है वो दे देता हूँ। ठीक है जी, चलो जी, अभी तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।